विल कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ। ठीक है बेटा, बुक निकाल बेटा। एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, ये तीनों टॉपिक आज हम लोगों को कंप्लीट करने। आई जस्ट क्लियर डाउन द लॉजिक्स एंड कंसेप्ट फर्स्ट, नो नीड टू गो थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स, मतलब द कंटेंट ऑफ द ऑल पॉइंट वो जरूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन जितना हो सके वो लॉजिक्स को क्लियर करना है। एक ही घंटा है अपने पास, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट से अपने को उसको पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, methods of performance appraisal, I think we have to start from here, बराबर है। 2 methods are there, traditional मतलब पुराना मेथड और मॉडर्न मतलब नया मेथड, बराबर है। ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड विल फटाफट क्लियर डाउन द लॉजिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले चेकलिस्ट, एवरीबॉडी वंस अगेन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉइज, जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बयां करते हो, डिस्क्राइब करते हो, जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करते हो और ये बताते हो कि इसके परफॉर्मेंस में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और क्या वीक पॉइंट्स है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब डोंट गेट कंफ्यूज दैट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब किसी के परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, अप्रिशिएट करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि किसी के परफॉर्मेंस को क्लियर कट ऑब्जर्व करना और ये देखना कि उसके परफॉर्मेंस में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, स्ट्रेंथनेस क्या है और वीकनेस क्या है। यस, कितने तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है, तो वो हम लोग आंसर देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर चेक लिस्ट। मैंने नाम कैंडिडेट का ऊपर लिखा है, जैसे कोई भी कैंडिडेट का नाम है मिस्टर ABC और उसके नीचे एक पूरा चेकलिस्ट बनाया हुआ है, मतलब ऑल दोज आइटम्स आर आल्सो देयर, क्वालिटी ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी, क्वांटिटी ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ वर्क, सब लिखा। और अगर वो बंदा कोई भी काम में अच्छा है तो उसके सामने मैं टिक कर दूंगा, अच्छा नहीं है, स्पीड ऑफ वर्क नहीं अच्छी है तो मैं कट कर दूंगा। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, चेकलिस्ट। व्हाट इट एवरीबॉडी, चेकलिस्ट। कैंडिडेट का हर एक बंदे का अपना एक लिस्ट प्रिपेयर किया हूं मैंने, बंदे का नाम ऊपर है और एक लिस्ट बना दिया हूं कि जिसमें मैंने आइकॉन्स लिखा हूं, स्पीड ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, और उसके सामने मैं टिक कर रहा हूं या तो क्रॉस कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक लिस्ट। यस या नो लिख के हम लोग क्या करेंगे, चेक लिस्ट। ठीक है, दूसरा है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। एक्चुअली ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एक टाइप का पर्टिकुलरली एक पुअर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल माना जाएगा, वो इसलिए कि ये इट हैज बीन केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब जिस बंदे का भी मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कर रहा हूं, उस बंदे को मैं उसका फीडबैक नहीं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अमित जो है वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैंने इसका एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाया। वो क्यों बनाया, सो दैट आई कैन मेक इट केप्ट सीक्रेट, कीप सीक्रेट, के आगे जाके किसी बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि ये इनका परफॉर्मेंस क्या है, और आगे जब जाके इनको प्रमोट किया जाएगा तो वो बेसिस के ऊपर मैंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाया हूं। बट ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताया ही जाता है कि इट्स अ वेरी पुअर मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों? एज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक। जबकि अगर मैं इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट कर रहा हूं तो मुझे इसको बताना चाहिए कि आपके परफॉर्मेंस में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में ये नहीं होता, छुपाया जाता है, बराबर है। ठीक है, तीसरी बात है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अज्यूम करो कि तुम लोग सब लोग सेल्स में हो, मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपके एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस कैसा है, सबका परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है। तो आप कैसे जज करोगे कि किसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या उतना अच्छा नहीं? तो आई हैव टू अडॉप्ट दिस मेथड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जनरली मेरे जो एम्प्लॉइज है वो सेल्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनके परफॉर्मेंस को मुझे अगर सही से चेक करना है तो मुझे इनके सामने एक चैलेंजिंग रोल देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आर्ग्यूमेंटेटिव कस्टमर आया, जैसे कोई झगड़ालू लेडी है जो जल्दी कन्विंस होने वाली नहीं है, वो हर छोटी छोटी बात पे बहुत कन्विंस करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमने उस बंदे को उसके सामने डाल दिया कि भाई इसको कन्विंस करके बता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। समझे? प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, बातें होती जा रही है, आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखो। याद है तो आबाद है, वरना बर्बाद, वरना ये लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। लॉजिक्स याद रखो, कंसेप्ट याद रखो। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मतलब जनरली सारे लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कोई खास सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो देखा जाएगा, जब वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट। रैंकिंग मेथड तो हम लोग स्कूल के जमाने से देखते आ रहे, परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंक्स दिए जाते, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। साथ ही साथ
रैंकिंग के अलग अलग मेथड है। सिंपल रैंकिंग मेथड, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। अल्टरनेटिव रैंकिंग मेथड भी है। फिर ग्रेड्स वाइज भी होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, इतना परसेंटेज, ग्रेड ए इतने परसेंटेज रहेंगे तो ग्रेड बी, वट। पांचवा पॉइंट है अपना ग्राफिक रेटिंग स्केल। थोड़ा मैट्रिक्स टाइप ऑफ डायग्राम यहां पे बनाएगा और यहां पे वेरिएंट्स है, यहां पे वेरिएंट्स है, अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, इस तरह से हम लोग देंगे। वहां पे चार्ट दिखाया, क्वालिटी ऑफ वर्क टिक किया हुआ एक्सीलेंट पे, और क्वांटिटी ऑफ वर्क ठीक है, गुड, उसके बाद डिपेंडेबिलिटी गुड, अच्छा टिक किया। तो इनफैक्ट ये मैट्रिक्स डायग्राम के हिसाब से अपन चलेंगे, इसका नाम है ग्राफिक रेटिंग स्केल। नरेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे मतलब किसी भी कैंडिडेट के बारे में डिटेल में आप इंफॉर्मेशन या उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नरेटिव ऐसे। ये सारे मेथड जो है किसी के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के तरीके। इज इट क्लियर? तो वंस अगेन आई रिपीट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा चेकलिस्ट, यानी कैंडिडेट का नाम और पूरी लिस्ट उसके सामने है, जिसपे हम लोग यस या नो बोल के उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करेंगे। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जो हमने सीक्रेट रखी है, छुपाई गई है, उसका पूरा फीडबैक नहीं दिया है, जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किए जा रहे हैं उसी को नहीं मालूम कि उसके बारे में मैंने क्या लिखा हूं। देन क्रिटिकल इंसिडेंट में, जनरली सारे इंसिडेंट में तो एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग वेल, लेकिन कुछ खास सिचुएशन दी जाती है जहां पे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंट। रैंकिंग मेथड हम सबको मालूम है, ग्राफिक रेटिंग सोल्ट्रा मैट्रिक्स डायग्राम है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से हम लोग उसको जज कर रहे हैं, ठीक है। नरेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे मतलब काफी ज्यादा नरेटिव ऐसे मतलब पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है उसको कि डिटेल में हम लोग हर एक चीज उसके बारे में बोले, कब ज्वाइन किया था, तब से लेके अभी तक कितना अचीवमेंट्स किया है, कितना सैलरी लिया है, कितना बोनस लिया, मतलब सारी डिटेल्स में हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको बोलेंगे नरेटिव ऐसे, ठीक है। नाउ कम टू द मॉडर्न टेक्निक्स, राइट, बराबर है। मॉडर्न टेक्निक्स मतलब नया तरीका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करने का, वो क्या है, रोल एनालिसिस, ठीक है, कि कौन बंदा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल कितना अच्छा प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखेंगे कि ये रोल उसको कैसे प्ले करना चाहिए था, फोकल रोल जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फोकल रोल। जैसे आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, दिस इज कॉल्ड फोकल रोल, क्या बोलेंगे, फोकल। अब या तो तुम फोकल रोल से बहुत अच्छा करोगे या तो फोकल रोल के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करोगे। गॉट द पॉइंट? फिल्मों में जैसे डायरेक्टर एक्टर को समझाता है कि ये आपका रोल है, अब वो रोल वो एक्टर कितना अच्छा निभाता है या अपने डायरेक्टर के एक्सपेक्टेशन से उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोल एनालिसिस, क्या बोलेंगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में आपसे ये रोल एक्सपेक्ट किया गया है, आप कितना अच्छा उसको निभाते हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे रोल एनालिसिस, ठीक है। देन असेसमेंट सेंटर, ये ट्रेनिंग का एक सेंटर होता है जहां पे ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ में आपका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है कि आप परफॉर्म किस तरह से कर रहे हो। लेकिन ये एक स्पेशल जगह है, असेसमेंट सेंटर एक स्पेशल जगह है जो एक्चुअली एक ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर पे हम कैंडिडेट का परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात है, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। ये मैनेजमेंट का एक सुपर डुपर हिट तरीका है, बट इट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो क्या है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैनेजर और अपने एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट्स, सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट, यानी एक डिपार्टमेंट है जिसके सुपीरियर है, उसके सबऑर्डिनेट्स है, समझो 10 to 12 सबऑर्डिनेट्स है और उसके सुपीरियर एक है। यहाँ पे सुपीरियर ये बोल रहा है कि आई मे नॉट बी कॉल्ड एज एन सुपीरियर, मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं समझूंगा, आप भी अपने आप को सबऑर्डिनेट मत समझो, आप आपका रोल प्ले करो, मैं मेरा रोल प्ले करूंगा, आप मेरे परफॉर्मेंस पे नजर रखो, मैं आपके परफॉर्मेंस पे नजर रखूंगा। कुछ समझे बात को? इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, के मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लियर कट क्या बोल दिया है कि आप लोग आपका प्रॉपर्ली रोल प्ले करो, मैं मेरा प्रॉपर्ली रोल प्ले करूंगा। मैं कहीं पे अगर गलती कर देता हूं तो यू पॉइंट इट आउट, और अगर आप लोग कहीं पे गलती करते हो तो आई विल पॉइंट इट आउट। इस तरह से दोनों एक दूसरे के रोल को एनालाइज करेंगे, दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वहां पे लिखा है सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं गोल्स, जॉइंटली प्लान करते हैं और जॉइंटली उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, और दोनों एक दूसरे के परफॉर्मेंस को चेक भी करते हैं कि कौन गलती करता है, देखते आप या मैं, ठीक है। बेल शेप कर्व मेथड जो है, यहाँ पे ऐसा है कि जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग कम रहते हैं, जिसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस बोलते हैं, और बहुत लो खराब परफॉर्म करने वाले लोग भी कम रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लो परफॉर्मेंस। लेकिन एक एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, तो इस तरह से एक बेल शेप कर्व बन जाता है कि हाई परफॉर्मेंस कम, एवरेज ज्यादा और लो परफॉर्मेंस कम, बराबर है। इस तरह से एक एवरेज परफॉर्मेंस का
रेट ज्यादा दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेल शेप कर्व मेथड। 360 डिग्री मेथड, माय डियर स्टूडेंट, 360 डिग्री मेथड ये भी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। 360 डिग्री मतलब सर्कल, और सर्कल मतलब एवरी एंगल, सर्कल मतलब एवरी एंगल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करना है फ्रॉम एवरी एंगल। कैसे? ऐसे, जैसे मेरे सीनियर को पूछा जा रहा है मेरे परफॉर्मेंस के बारे में कि किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, मेरे सबऑर्डिनेट को भी पूछा जा रहा है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, मेरे कलीग को भी पूछा जा रहा है, मेरे साथ काम करने वाले को भी, इनफैक्ट मेरे कस्टमर, मेरे क्लाइंट, मेरे से जो रोज डेली इंटरेक्ट करते हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि मैं कैसे परफॉर्म करूं। इनफैक्ट हर एंगल से, हर किसी से मेरे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 360 डिग्री अप्रेजल। व्हाट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द पॉइंट? तो यहां खत्म होता है। और एक वाक्य है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। वेरी नाइस। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू अडॉप्ट दिस मेथड, HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मतलब ये पता किया जाता है कि बंदे के पीछे खर्चा कितना किया जा रहा है और बंदा रिटर्न में आउटपुट क्या दे रहा है। जैसे आपको अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो रिक्रूटमेंट का खर्चा है, सिलेक्शन का खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा है, और भी बहुत सारे खर्चे। इन रिटर्न आपको सैलरी दी जा रही है, बोनस दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इन रिटर्न आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना आउटपुट दे रहे हो इन मॉनिटरी टर्म्स, तो वो चेक किया जा रहा है कि तुम्हारे पीछे खर्चा ज्यादा हो रहा है या आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। व्हाट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी जस्ट टेक अ लुक। और एक बार फटाफट रिवाइज करता हूं, वापिस एक बार बोल दो। रोल एनालिसिस मतलब ये चेक किया जाएगा कि आप कैसा रोल प्ले करते हो, कैसा रोल प्ले करते हो इन द सेंस व्हाट, कि जो रोल आपको बोला गया है प्ले करने के लिए वो फोकल रोल है, और आप फोकल रोल के एक्सपेक्टेशन से या तो ऊपर परफॉर्म करेंगे या तो नीचे। असेसमेंट सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे ट्रेनिंग भी दी जाती है और आपका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है। थर्ड, MBO, दोनों भी मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर रोल प्ले, दोनों मिलकर गोल सेट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे और इंप्लीमेंट भी करेंगे। और ये कहा जाएगा कि आप मेरे परफॉर्मेंस पे नजर रखो, मैं आपके परफॉर्मेंस पे, मैं कहीं गलती करता हूं आप पॉइंट आउट करो। जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर बोल रहा है कि मैं मेरा रोल प्ले करूंगा, स्टूडेंट्स आप आपका रोल प्ले करो, बराबर है। आप ये देखो मुझसे क्या गलती हो रही है और मैं ये देखूंगा आप कहाँ कम पढ़ रहे हो। बात समझे? जैसे इस तरह से दोनों एक दूसरे का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बेल शेप कर्व तो काफी इजी है, हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस एंड एवरेज परफॉर्मेंस। जनरली वो कोई भी क्लास में भी रैंकर्स बहुत कम होते हैं, लो परफॉर्मेंस भी बहुत कम होते हैं, बट एवरेज करने परफॉर्मेंस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से बेल शेप कर्व बन जाता है, उसमें प्रेजेंट करेंगे हम। 360 अप्रेजल मतलब अप्रेजल फ्रॉम एवरी एंगल, सर्कल मतलब एवरी एंगल से, हर तरीके से आप। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें तो मैंने बताया कि इन मॉनिटरी टर्म्स आपको जज करना है कि आप एक कैंडिडेट पे ऑर्गेनाइजेशन कितना खर्चा कर रही है। खर्चा में आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, अदर फैसिलिटी, सारी चीज। इन रिटर्न वो कैंडिडेट कितना आउटपुट दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। वेरी प्रोफेशनल मेथड ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अब आती है बात पोटेंशियल अप्रेजल की। क्या आती है? पोटेंशियल अप्रेजल। नाउ पोटेंशियल अप्रेजल मतलब क्या? बंदा कच्चा है लेकिन सच्चा है, रॉ है, अभी एक्साइटेड है जॉब करने के लिए, काम है, लेकिन बंदे में वो कैपेबिलिटीज है, स्किल्स है, आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। इस तरह से इसके पोटेंशियल्स को परखना, आइडेंटिफाई करना कि आज भले वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन बंदे में आगे के लिए पोटेंशियल। इट्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल। बात समझे? भले ही सर आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आज न्यूली ज्वाइंट है, एज अ ट्रेनी है, आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटीज, वो पोटेंशियल नजर आ रहा है। बात समझे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल अप्रेजल। इसके भी कई तरीके हैं, पोटेंशियल अप्रेजल को कंडक्ट करने के कई टेक्निक्स है, बट यहाँ पे टेक्निक से ज्यादा हमको ये देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, राइट एवरीबॉडी? सबसे पहले बंदे की पोटेंशियल को परखा जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनेस और वीकनेस को समझा जाएगा, बराबर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने या मैनेजर ने या HR डिपार्टमेंट ने आपका पोटेंशियल समझा है, आपके पोटेंशियल को परखा है, तो पर्टिकुलरली उनको पता चलेगा कि बंदे का पोटेंशियल इस एरिया में बहुत ज्यादा है और उसको यहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। दे विल आल्सो आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स, कि ट्रेनिंग देनी है इस बंदे को, ये बंदे का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ही इज वेरी स्ट्रांग। अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कोच होता है, बराबर है? आप क्रिकेट सीखने के लिए नेट ज्वाइन करते हो, तो पहले दिन आपको बताया था कि आप बॉलिंग भी करो, बैटिंग भी करो, कीपिंग करो, तो आपको पता चल जाता है कि भाई बंदे का पोटेंशियल बॉलिंग में ज्यादा है या बैटिंग में ज्यादा है। अकॉर्डिंगली उसको एडवाइस दिया जाता है या
पर्टिकुलरली उसको बोला जाता है कि कौन से एरिया में आपको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। देन सेम थिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। अगर ये पोटेंशियल को आपने बरकरार रखा, इसको और इंप्रूव किया, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया, तो आप फ्यूचर में ये जगह पे ये पोजीशन हासिल कर सकते हो। यू कैन वर्क एज दिस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। एंड रिटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, पोटेंशियल अप्रेजल का एक फायदा क्या है मालूम है कि अगर आपको पता चला कि बंदा अभी आज ज्वाइन किया है सर, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो ऐसे बंदे को हम ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमको मालूम है ही कैन बिकम एन असेट फॉर द फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा असेट साबित हो सकता है, इतना अच्छा पोटेंशियल है, इसको हम जाने नहीं देंगे। इसीलिए हमको कहा जाता है रिटेंशन। क्या कहा जाता है? रिटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, के बंदा वाकई में कॉम्पिटेंट है, पोटेंशियल वाला है, इसको हम लोग को जाने नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवाइस ऑन करियर डेवलपमेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, बंदे का पोटेंशियल आपने परखा है, आपको लगा है कि ये बंदा इस एरिया में बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली ही विल गेट एन एडवाइस ऑन दैट करियर ओनली। आप एक काम करो, इसमें अपना करियर बनाओ, क्योंकि इस एरिया में आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसमें ट्रेनिंग ले सकते हो, इसमें चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट कर सकते हो और अपना करियर इसमें डेवलप कर सकते हो। तो एडवाइस ऑन करियर डेवलपमेंट। और अगर आपको कोई ये बोल देता है कि आप इस मामले में बहुत अच्छे हो, आप इस मामले में बहुत स्ट्रांग हो, यू कैन डू द बेस्ट इन दिस फील्ड, तो वंस अगेन यू विल गेट मोटिवेटेड। अरे इतनी सी तारीफ भी आपका, इतना सा अप्रिसिएशन भी आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है। तो अगर आपके पोटेंशियल को समझ के कोई अगर आपकी तारीफ करता है और आपको समझाने की कोशिश करता है, वंस अगेन ये जरिया बन जाता है आपके लिए मोटिवेशन का, बराबर है। छोटी सी तारीफ भी अगर कोई करेगा तो वो मोटिवेशन का जरिया बन सकता है। मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क। और क्या, अगेन वंस आपको पता चला कि ये बंदा इस काम के लायक है, तो हम उसको वैसा चैलेंजिंग टास्क देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि वो काम कर सकता है। जनरली ये काम सबको नहीं दिया, क्यों? जिस बंदे का पोटेंशियल उसमें स्ट्रांग नजर आया, उसी को ये जॉब दिया गया था, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को ये अच्छी तरह पता है कि ये बंदा वो काम कर सकता है, बंदे में वो कैपेबिलिटी है, तो ऐसे बंदे को चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट इज सक्सेशन प्लानिंग। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन प्लानिंग? कैसा होता है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और वी कैन नेवर प्रेडिक्ट द फ्यूचर। आज हम हैं, कल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सो इंपॉर्टेंट रोल्स आर टू बी प्लेड, बराबर। कई इंपॉर्टेंट रोल्स, जैसे एक सेल्स मैनेजर पूरा सेल्स संभाल रहा है, तो कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो की पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर ये बंदे ने जॉब छोड़ दिया ना, इनका पूरा सेल्स गिर जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इनको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर वो मैनेज करें। तो ये की पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करा रही है मार्केट में। जैसे सेल्स मैनेजर है, पूरा सेल्स संभाल रहा है, अगर उस बंदे ने छोड़ के गया, अब छोड़ के जा भी सकता है, रिटायर हो सकता है, प्रमोट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन में चले जा सकता है। हमने काफी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन बंदा रुका नहीं, बंदा बोल रहा है आई एम गोइंग टू यूएस, मेरे कैपेबिलिटीज के साथ मुझे जाना है, तो हम रोक तो नहीं सकते उसको। अगेन, लेकिन वो जगह जो अपनी खाली होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ऐसे में हमने पहले से ही एक बंदे को ऐसे पोजीशन के लिए तैयार किया है, ताकि जब वो बंदा छोड़ के जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद हिले नहीं। हमने इस बंदे को पहले से ही तैयार किया है, ताकि जैसे वो जाता है तो वो जगह ये संभाल आसानी से सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग। और ये उसी के साथ हो सकता है जिसका पोटेंशियल उस पोजीशन के लायक है। हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया कि ये बन सकता है फ्यूचर का विराट कोहली, आज समझे, यानी ये बन सकता है फ्यूचर का कैप्टन। इनफैक्ट विराट ने जब नया नया टीम ज्वाइन किया था, तब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स लोग को बोला था कि ही इज द पर्सन हु कैन लीड द टीम इन द फ्यूचर। तो उस तरीके से उसको पहले से वैसा तैयार किया जा रहा था। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे बंदे को पहले से तैयार करके रखना, जो इन फ्यूचर में जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को संभाले। गॉट द पॉइंट? आगे इसके ऊपर एक पर्टिकुलरली टॉपिक आ रहा है सक्सेशन प्लानिंग, लेकिन अभी इसका मतलब समझा। ठीक है, देन हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट तो जनरेट होगा कि जब पोटेंशियल की बात चलेगी, जब आप काबिलियत की, कैपेबिलिटीज की, स्किल्स की बात कर रहे हो। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रेंड है कि दे ट्राई टू एनालाइज द पोटेंशियल, तो बट ऑब्वियस एक अच्छा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जनरेट होगा। वरना लोग आ रहे, काम कर रहे, जा रहे, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। किसी ने आज तक पोटेंशियल की बात नहीं की, किसी ने आज तक, आप आ रहे हो, काम कर रहे हो, जा रहे हो, आगे बढ़ने की बात नहीं है। आपके पोटेंशियल को देख के आपको आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। तो वंस अगेन, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसमें एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता है। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट कहां क्रिएट होता है? जहां पे वाकई में पोटेंशियल्स की बात होती है। इज इट क्लियर? देन
प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ इस ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्टिकुलरली अपने अपने आप से रूबरू होना पड़ता है कि जैसे बंदों के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है बट दे आर वर्किंग ऑन वेरी ओल्ड सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर पे काम करे, वो जो एप्लीकेशन पे काम करे वो पुराना एप्लीकेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि उनको नए नए फैसिलिटीज दे ताकि वो अपने पोटेंशियल को 100% यूज करे। बात समझे? अब कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है, जो उनका कैपेबिलिटी है, वो मार खा रहा है। कहां मार खा रहा है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी टू देम। इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं रुका जा रहा है, थमा जा रहा है, इसलिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाना चाहिए। तो प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज होता है। देन एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पर्टिकुलरली आपके पोटेंशियल को देख के ही तो ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये पहले ही आइडेंटिफाई किया कि यू हैव दैट पोटेंशियल टू हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि अगली बार इस प्रोजेक्ट का मैनेजर आप रहोगे, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड कि आप में वो पोटेंशियलिटी है। यस, देन तो एम्पावरमेंट किया जा सकता है पोटेंशियल को देख के। एम्पावरमेंट समझते ना, एक पर्टिकुलरली एक अथॉरिटी दी जा सकती है किसी को। देन डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज, और इस तरह से जब पोटेंशियल की बातें होती है और पोटेंशियल अप्रेजल होता है तो एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होता है एम्प्लॉयज में कि कोई जब बोलेगा कि भाई आप में वो काबिलियत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, जबकि ये काम दूसरों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपके अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपके अंदर इन बातों सुन के तो कॉन्फिडेंस जनरेट हाई होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अबाउट पोटेंशियल अप्रेजल। अभी बात करेंगे हम लोग, एक बार फिर चेक कर लेते हैं पॉइंट्स, गो थ्रू करो, देखो फटाफट। पोटेंशियल अप्रेजल का फायदा क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल? क्या? आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ट्रेनिंग नीड्स, कहां ट्रेनिंग देनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बाबा आगे अगर आप इस तरह और बढ़ते रहो तो आप इसमें अपना नाम कमा सकते हो, इसके अलावा ये भी है, ये भी है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द फ्यूचर। यस, रिटेंशन, एक अच्छा एम्प्लॉय जिसका पोटेंशियल वाकई में बहुत स्ट्रांग है उसको हम बोल सकते हैं कि रिटेन कर सकते हैं, भाई ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। एडवाइस ऑन करियर डेवलपमेंट, आप बहुत, यू आर वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, यू कैन डेवलप योर करियर इन दिस फील्ड पर्टिकुलरली। देन मोटिवेशन, असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क, ऐसा कोई भी पॉइंट है जो तुमको ऐसा लगता है कि सर इसके बारे में रिपीटेडली आप बोलो तो मैं ऑफिस बोलूंगा। सक्सेशन प्लानिंग समझ में आया? की पोजीशन है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कोई भी बंदा छोड़ के जाता, पहले से ही हमने बंदा तैयार रखा है उसके लिए। पर तैयार कब रखा है? जब वो बंदा उस पोजीशन के लायक रहेगा, हमने पोटेंशियल देखा है उसका। ठीक है, देन हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, एम्पावरमेंट, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। आई थिंक द कीवर्ड फॉर दिस इज आई स्मैश प्राइड, ऐसा समथिंग है। और आई, हाँ, जितना हो सके ना सारे कीवर्ड्स का फोल्डर तो दे दिया है ना, तो उसको तो देखते रहो। आई थिंक आई स्मैश प्राइड, बराबर यही है। आगे चले, सीपीडी, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यस, पहली बात तो हम लोग करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को ना अच्छे से समझेंगे क्या है। देखो, आप पर्टिकुलरली आप देखो, पहले तो आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हो। आपको पता है सर आई एम वेरी गुड इन दिस, इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू नो सर आई एम अ बैट्समैन, आई एम अ बॉलर, आई एम कैन बिकम अ विकेट कीपर। आप समझ रहे हो बात को? आपको आपका पोटेंशियल पता है, सर आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, आई विल गो इनटू सेल्स, सर आई हैव सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स विद मी, मैं टेक्निकल जॉब के लिए जाऊंगा। आप समझ रहे हो, आप आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करोगे और आपके पोटेंशियल को आप कंसीडर करते हुए यू विल सिलेक्ट योर करियर। बट करियर प्लानिंग या करियर डेवलपमेंट वो नहीं होता, आप एक जगह पे एक पोजीशन पे काम कर रहे हो इन XYZ ऑर्गेनाइजेशन, और आप अभी वो XYZ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, PQRS में जा रहे हो, यहां पे आपकी सैलरी 30 थी, वहां पे 50 है, तो दैट डजंट मीन कि आपका करियर डेवलप है। यहां कुछ अलग काम कर रहे थे, वहां कुछ अलग काम कर रहे थे, तो सैलरी में आपके भले ही इंप्रूवमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका करियर भी डेवलप है। करियर डेवलपमेंट एक्चुअली किसे बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत लोवेस्ट पोजीशन पे ज्वाइन किए थे और चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट करते 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 एक एक सीढ़ी, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप उसी फील्ड में टॉप लेवल की पोजीशन अचीव कर चुके हो। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज करियर बेल्ट। जैसे एग्जांपल, मैनेजमेंट की फील्ड में आज एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था आपने, वहां पे लिखा है एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था। ट्रेनी ज्वाइन करने के बाद में आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव बनाया गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया, सीनियर मैनेजर बनाया गया, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर गया, इनफैक्ट यहां तक कि आपको CEO की पोस्ट भी ऑफर की जा रही है। तो इस तरह से आपका करियर डेवलपमेंट एक ही फील्ड में हो रहा है। आप ऑर्गेनाइजेशन बदली करते जा रहे हो,
अलग अलग फील्ड बदली करते रहो, दैट डजंट मीन कि योर करियर इज डेवलप। तो पहले ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटाओ। करियर सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपका पोटेंशियल ऐसा है, आपने पर्टिकुलरली पोटेंशियल को कंसीडर करते हुए आपने करियर सिलेक्ट किया, अब उसी करियर में आप स्ट्रगल करके चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट कर करके आगे बढ़ रहे हो। जैसे नॉर्मल एक सेल्स ट्रेनी बोल के ज्वाइन किया था, आज आप कंपनी के सेल्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर हो। तो यहां से लेके यहां तक का सफर काफी स्ट्रगलिंग वाला भी रहा, काफी चैलेंजिंग टास्क वाला भी रहा, लेकिन वो फील्ड एक ही है। आपने शुरू किया था कोई और इसमें और खत्म कर रहे कोई और इसमें, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। करियर डेवलपमेंट यानी करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का फायदा यानी इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय के लिए क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने में ज्यादा बिलीव रखना चाहिए जहां पे हमको कुछ सीखने मिले, जहां पे हमको करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट जैसे ऐसे एचआर मैनेजर मिले जो हमारे करियर के बारे में बहुत सीरियस, करियर को लेकर काफी सीरियस हो। वरना क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं जहां पे आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका कंटिन्यूसली यूज किया जा रहा है। देखो कॉल सेंटर इज ऑल्सो, बट कुछ नहीं होने से तो कुछ होना बेहतर है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो कॉल सेंटर में भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव होने ही वाला है। बट अगर आपको ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप ऐसा काम कर रहे हो जहां पगार कम है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हो, कुछ कमा रहे हो, तो बात अलग है। इज इट क्लियर? तो ऐसी जगह पे काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए। एम्प्लॉयज को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक क्या फायदा होता है? करियर सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। यू कैन हैव डिफरेंट ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द करियर, और आप अपने पोटेंशियल को देखकर ही करियर, आपके इंटरेस्ट को, पोटेंशियल को, आपके पैशन को देखकर ही आप अपना करियर सिलेक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज करियर सिलेक्शन। दूसरा है करियर अपग्रेडेशन। करियर अपग्रेडेशन मतलब आपने करियर तो सिलेक्ट किया लेकिन हर बार आप कुछ चैलेंजिंग रोल्स प्ले कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपका करियर अपग्रेड हो रहा है। कल तक मैं जूनियर मैनेजर था, अभी सीनियर मैनेजर हो गया हूं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपका करियर अपग्रेड क्यों होता है या कैसे होता है? कुछ नई चीजें सीखने से और कुछ नए इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस देने से, बराबर? देन मोरल, बट ऑब्वियस है मोरल इंप्रूव होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मोरल? एबिलिटी टू कोऑपरेट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट योर करियर, आप वो चीज को हासिल करने के लिए ना आपका पागलपन रहेगा। इनफैक्ट यू आर रेडी टू डू, यू आर रेडी टू फेस एवरी चैलेंज, एवरी स्ट्रगल, हर चीज के लिए फेस करने को तैयार हो। मैंने बोला देखो आज है ना आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अपने को ये जो प्रोजेक्ट है आज ये प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करना है, तो यू विल नॉट गिव द एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, ओके सर, मतलब एवरी टाइम यू आर रेडी टू कॉपरेट। दिस इज व्हाट इंप्रूवमेंट इन मॉरल। सीरियस हो आप वो बात को लेके कि अगर आज मैंने मेहनत की तो उसका फल मुझे कल जरूर मिलेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट इन मॉरल। तीसरी चीज है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। एवरी टाइम यू विल हैव अ पिंच ऑन योर हैंड कि बाबा मेरा परफॉर्मेंस हर बार इंप्रूव होना चाहिए। एवरी टाइम आई विल बीट माई रिकॉर्ड, काइंड ऑफ, कि हर बार मैं अपने आप को हराने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को बीट करने की कोशिश करूंगा और एवरी टाइम मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करूंगा ताकि मुझे मेरे करियर में एक कदम आगे रहना है। ठीक है? देन जॉब सेटिस्फेक्शन, बट ऑब्वियसली यू विल गेट दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इफ यू आर हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। वरना एक डिमोटिवेशन जैसा आएगा कि मुझे काम करना पसंद ही नहीं है और मैं ये जगह पे काम कर रहा हूं, तो यू विल नॉट गेट हैव दैट जॉब सेटिस्फेक्शन। आप अगर एवरी डे एक नए इंप्रूवमेंट में जाओगे, नई तरक्की में जाओगे, नई तरक्की हासिल करोगे, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही। और सेटिस्फेक्शन ऑफ एस्टीम नीड, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टीम नीड्स? एवरीबॉडी, थोड़ा सा यहाँ पे एस्टीम नीड्स एक्चुअली एक ऐसे नीड्स होते हैं जहां पे वन हैज टू फुलफिल हिज ओन पोटेंशियलिटी। जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ डायलॉग में बोलता हूँ कि सर मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बट मुझे मालूम है मेरे पास ये पोटेंशियल है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे यहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है। सो मेरा एक एस्टीम है, मेरा एक ईगो है, वो जो पूरा नहीं हो रहा है अंदर से। आप समझे बात को? आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग हर्ट कि मैं जो चीज कर सकता हूं वो चीज मुझे करने नहीं दी जा रही है। लेकिन करियर डेवलपमेंट में ऐसा है कि आपको कोई लिमिट नहीं, आप जितने भी चैलेंजिंग टास्क है वो एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आपका एस्टीम नीड्स भी पूरा हो सकता है। इज इट क्लियर? वंस अगेन, सेटिस्फेक्शन ऑफ एस्टीम नीड्स। एस्टीम बोले तो ईगो नीड्स हो जाते कि भाई मेरा काम ये नहीं, ये तक भी कर सकता हूं लेकिन मुझे यहां तक ही रखा गया है, तो मेरा एस्टीम नीड्स पूरा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ये ऐसा है कि मुझे और भी इंपॉर्टेंट अगर जॉब दिया जाएगा तो मेरा एस्टीम नीड्स भी पूरा।
तो यहाँ पे कैसा होता है कि करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा चैलेंजिंग टास्क आपको मिल सकता है और आपके एस्टीम नीड्स भी पूरे हो सकते हैं. देन मेंटल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कहीं ना कहीं आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो रहा ना, तो इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. इट मे ऑल्सो लीड टू द लोअर प्रोडक्टिविटी और डिप्रेशन, नेगेटिविटी. जहां हम जा रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा है, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर विश. कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जनरेट होता है और बहुत डिफिकल्ट फेज हो जाता है. इट मे लीड टू डिप्रेशन और हमको आगे बढ़ने पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, स्टेग्नेशन लग जाता है कि भाई हमसे कुछ अभी हो नहीं सकता. तो इसलिए अगर करियर प्लानिंग में देखें तो एवरी डे यू आर अचीविंग समथिंग. अरे पैसा नहीं अचीव किया लेकिन मेरा करियर तो इस मामले में डेवलप हो रहा है. तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहता है एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वो पॉजिटिविटी जनरेट होती है बॉडी के अंदर. एक कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, भले पैसा नहीं आ रहा है बट मेरा करियर डेवलप हो रहा है. इज इट क्लियर? तो इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ. और लास्ट में है रेड्यूसेस मोनोटोनी एंड फ्रस्ट्रेशन. दैट्स व्हाट फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन कब आता है कि रोज आप एक तरीके का काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी लाइफ तो अभी बस यही है, यही होने वाला है, इससे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद. बट उम्मीद पे दुनिया का है. मैं अगर तुमको ऐसा लगे कि नहीं मैं और भी ऊंचाई पोस्ट पे जाके काम कर सकता हूँ, तो वंस अगेन वो पॉजिटिविटी जनरेट होती है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है और वो रोज का जो काम है, मोनोटोनी जिसको बोलेंगे हम लोग, रोज का जो एक जैसा काम है, उससे हम लोग को छुटकारा मिलेगा, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली यार, ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा ही फायदा है. हर बंदा, हर काम करने वाला, हर एम्प्लॉय अगर करियर प्लानिंग को लेके इतना सीरियस रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा. और अभी उसका करियर डेवलप होने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन को तो बेस्ट परफॉर्मेंसेस मिल रहे हैं ना. अगर हर कोई ऐसा सीरियस हो रहा है अपने करियर को लेके, तो बट ऑब्वियस है वो अपना 110% दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन को तो बेस्ट परफॉर्मेंसेस मिल रहे हैं, उनका तो फायदा ही फायदा है. यस, जैसे पहले रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज टर्नओवर. पहली बात तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करना पसंद करता है, छोड़ के कभी नहीं जाएगा. जहां तरक्की का पूरा पूरा चांस है, जहां आगे बढ़ने का पूरा पूरा चांस है. वरना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया ना, कौन काम करना पसंद करेगा जहां पे आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है. तो ऐसी जगह जहां पे करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट को सीरियसली लिया जाता है, वैसी जगह पे काम करना बहुत अच्छी बात है. और यहाँ पे बंदा कभी भी काम छोड़े, मैं क्यों छोड़ू काम यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने का चांस है. ठीक है. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, बंदे हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं, दिल लगा के काम करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंसेस देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंसेस देंगे तो हमको आगे बढ़ने का पूरा पूरा चांस है. हायर एफिशिएंसी, काम उतना अच्छा रहेगा, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं हायर एफिशिएंसी. बराबर. जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम होगा. कॉर्पोरेट इमेज, काम अच्छा होगा तो नाम अच्छा होगा, और नाम अच्छा होगा तो हर कोई नाम जोड़ने की कोशिश करेगा. ठीक है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिशन में भी अपने लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा कॉम्पिटिशन के मामले में, क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉयज एकदम चार्ज पे एक्साइटेड है, दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट. बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो हमारे को उसका असर नजर आ रहा है कॉम्पिटिशन में, हम अच्छी तरह कॉम्पिटिशन फेस कर सकते हैं. देन रिडक्शन इन एम्प्लॉयज ग्रीवियंसेस. कोई एम्प्लॉय गिले शिकवे कंप्लेंट करने को तैयार ही नहीं है. मैं बोल रहा हूँ 3 घंटा एक्स्ट्रा देने का, नोबडी इज लाइक कंप्लेनिंग. ओके फाइन, चलेगा सर. नोबडी इज कंप्लेनिंग मतलब कोई ग्रीवियंस नहीं है. क्यों? सभी वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े. कल करे सो आज करेंगे, आज करे सो अब. ठीक है. देन फैसिलिटेट सक्सेशन प्लानिंग. और अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग आगे के की पोजीशंस के लिए बंदे तैयार कर रहे हैं. सक्सेशन प्लानिंग, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, भले वो बंदा रिटायर भी होगा, हमारे पास रेडी है कैंडिडेट उसकी जगह लेने के लिए. बात समझे? सक्सेशन प्लानिंग. ठीक है. अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स टैलेंटेड एम्प्लॉयज. और ऐसी जगह पे काम करने के लिए हर कोई बहुत अट्रैक्ट होता है कि भाई मुझे ऐसी जगह जॉब करना है जहाँ पे इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट रहे, इस तरह का करियर प्लानिंग को लेके सीरियसनेस है. दैट्स इट. जस्ट टेक अ लुक. सिराज सर का लेक्चर, बट एक आंसर हो सकता है. जस्ट टेक अ लुक ऑन दोज आंसर बैक पॉइंट्स. फटाफट मैंने जितना भी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इवन इफ आई हैव नॉट रेड द कंटेंट, लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसका जो कंसेप्ट है, वो क्लियर कट वही बताया जो उसमें लिखा है. इज इट क्लियर? ठीक है. सक्सेशन प्लानिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एवरीबडी, सक्सेशन प्लानिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पोजीशंस ऐसी रहती है विच कैन बी कॉल्ड एज एन की पोजीशन. क्या की पोजीशन मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन. जैसे मैंने बताया एक सेल्स मैनेजर हु इज हैंडलिंग द होल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सेल्स संभाल रहा है. सर वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना तो हमारे सेल्स पे असर पड़ेगा, और हमारे सेल्स पर असर पड़ा तो हमारी इनकम पे असर पड़ेगा, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इनफैक्ट वो हलना नहीं चाहिए. बट हमने पहले से ही उस जगह के लिए बंदे तैयार करना शुरू कर दिए. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग. ताकि हमें अगर ऐसा कोई वक्त आए कि अगर वो बंदा कोई भी वजह से कहीं बाहर जा रहा है या जगह पे नहीं है तो उसका रोल प्ले करने वाला हमने बंदा तैयार करके रखा है. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग. तो कैसा होता है ये सक्सेशन प्लानिंग? सबसे पहले अपने को देखना है कि ऐसी पोजीशन कौन सी है. व्हाट आर द की पोजीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन सी पोजीशन की पोजीशन है ताकि हम लोग वो पोजीशन के लिए बंदे तैयार करें. तो आइडेंटिफाइंग द पोजीशंस. दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सक्सेसर. कौन ले सकता है वो जगह, किसमें है वो पोटेंशियलिटी, ये चेक करना ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के एचआर का काम है. ये वो बंदा है कि जो वो जगह ले सकता है. इनफैक्ट हो सकता है कि उससे भी अच्छा रोल प्ले करे ये, अगर प्रॉपरली इसको ग्रूम किया जाए, अगर इसको प्रॉपरली तैयार किया जाए, अगर उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए और अलग अलग तरीके से उसको उसका लेवल बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली ही कैन प्ले द बेस्ट रोल ओवर दैट पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रूमिंग ऑफ सक्सेसर. इसको तैयार करना है, किस तरह उसको तैयार करना है आने वाले सालों में. ठीक है. क्यों ये जरूरी है, क्या लगता है तुमको जरूरी है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कभी किसी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं रहना पड़े. कि अगर वो कोई बंदा छोड़ के भी जाता है, देखिए ना, डोमिनेट, विल स्टार्ट डोमिनेटिंग. उसको मालूम है कि भाई मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन, तो विल स्टार्ट डोमिनेटिंग. मैं चले जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट कन्विंसिंग, अरे भाई क्यों जा रहे हो, सैलरी का इशू है, क्या इशू है, क्या है, बोलो हम लोग को पूरा कर दें. डोमिनेट करना शुरू कर देगा. लेकिन अगर आपने पहले से ही ये चीज का ध्यान रखा है और वो जगह पे कौन द बेस्ट काम कर सकता है, ऐसे पोटेंशियल वाले बंदे को हमने तैयार करना शुरू किया, तो बहुत जरूरी है ताकि हमको कोई किस्म की मोहताजी ना हो, डिपेंडेंसी ना हो. ठीक है. देन सबसे पहले नीड फॉर सक्सेशन प्लानिंग में सबसे पहले ग्रूमिंग ऑफ सक्सेसर. हमको पता है, इट्स डीप इन आवर माइंड के ये 1-2-3 बंदे हैं जो ले सकते हैं वो जगह. इनको हमने आज से तैयार करना शुरू किया. तैयार करना मतलब ग्रूम करना शुरू. अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज. ऐसे बंदे जो जिनको पता है कि आज नहीं कल तो हम लोग वो जगह पे जाके काम करने वाले, वो पोजीशन अचीव करने वाले, तो ऐसे बंदे ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे वो रोल प्ले करने का मौका मिलेगा. देन मोटिवेशन टू द पोटेंशियल सक्सेसर. डेफिनेटली वो तो मोटिवेट होएगा ही, क्योंकि उसको मालूम है लाइकली इन द फ्यूचर ही इज गोइंग टू टेक दैट पोजीशन इन फ्यूचर. बराबर है. देन हमें भी पता रहेगा कि भाई कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो वी हैव दैट श्योरिटी कि वी विल फिल अप दैट पोजीशन विथ आवर न्यू कैंडिडेट हु इज रेडी टू अचीव दैट पोजीशन. बराबर है. सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट. सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स वो होता है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए. अभी अगर उनको पता है कि भाई इनका बिजनेस तो इन पे डिपेंड है, ये बंदा छोड़ के चला गया तो इनका पूरा बिजनेस डाउनफॉल में आ जाएगा, तो दे कैन विड्रॉ देयर सपोर्ट. आगे जाके भाई अभी बस अभी हम लोग आगे फाइनेंस नहीं देंगे आपको, अभी हम लोग और माल आपको क्रेडिट पे नहीं देंगे. तो ये जो सप्लायर हो गए, ये जो फाइनेंसर हो गए, ये जो हमारे डीलर्स हो गए, यही हमारे स्टेक होल्डर्स है. कौन है? जिनका कनेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़ लगा हुआ है, ये हमारे स्टेक होल्डर्स है. अगर इनको पता चले कि हमारे बिजनेस को अंडर डाउनफॉल आने वाला है बिकॉज ऑफ दैट की पोजीशन, तो ये लोग सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम है कि ये बिजनेस की नैया डूबने वाली, तुम ऐसे बिजनेस को फाइनेंस करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे. आप सीधा बोलेंगे बस अभी और फाइनेंस नहीं, क्योंकि हमें पता चला है कि आपका बिजनेस में डाउनफॉल. लेकिन अगर आपको ऑन द अदर एंड ये पता चलता है कि भाई ये बिजनेस को डाउनफॉल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो पोजीशन के लिए इनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट रेडी है, तैयार है, तो आप सपोर्ट विड्रॉ नहीं करेंगे. समझे? तो सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. गॉट दिस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? कॉर्पोरेट इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉर्पोरेट इमेज भी मैंने बताया हूं, काम अच्छा तो नाम अच्छा, नाम अच्छा तो हर कोई नाम जोड़ेगा वरना नाम तोड़ेगा. ठीक है. कंपटीशन में भी हमें बहुत काम आएगा ये सक्सेशन प्लानिंग. और लास्ट में करियर अपग्रेडेशन. हमारे एम्प्लॉयज
कि दिमाग में एक बात फिट है कि भाई दे आर रेडी टू अपग्रेड देयर करियर एवरी टाइम. माय डियर स्टूडेंट्स, 3 आंसर्स कौन से? परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल और करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों को इतना ही करने का. 2 मॉड्यूल, 2-3 आंसर और रिमेनिंग है फ्रॉम सेकंड मॉड्यूल. थर्ड मॉड्यूल इज नॉट सो बिग, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं इन लिमिटेड टाइम. लेकिन कीवर्ड्स और पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं सारे आंसर्स पढ़ लूँगा, तो वो जैसा पढ़ेगा वैसा कभी लिख नहीं पाएगा. इनफैक्ट अगर लॉजिक्स क्लियर रहेंगे और पॉइंट्स रहेंगे तो वो ज़रूर लिख पाएगा. बात समझे? कीवर्ड्स और पॉइंट्स इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बराबर है.